हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, जो कि हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड BP 2040 बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी का पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग रिवर्सिबल सेल इंजरी जो टाइप होती है सेल इंजरी की, उसकी मॉर्फोलॉजी या हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जो चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में सेल के जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, उसको आसान तरीके से ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी सिंपली अगर शब्दों में कहें तो किसी भी पर्टिकुलर सेल या टिश्यू या ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, उसको उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब भी कोई इंजरी होगी, सेल इंजरी होगी या कोई डिसीज़ की कंडीशन होगी, तो ऐसे केसेस में जो हमारा सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं और ये बदलाव को जानना बहुत ज़रूरी है जब भी हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बदलाव हमें पता रहेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन से प्रकार का इंजरी हो रहा है, कौन से प्रकार की डिसीज़ है या उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम उसका आगे चल करके इलाज इत्यादि भी कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन में। नाउ हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि सेल इंजरी क्या है। जब भी आपकी सेल की जो होम्योस्टैसिस है वो किसी भी स्टिमुलाई, जैसे बैक्टीरिया आ गया, कोई केमिकल कंपाउंड है या कोई बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या प्रेशर बदल रहा है, जैसे कि ऑस्मोटिक बैलेंस इत्यादि बिगड़ने की कंडीशन में, प्रेशर पड़ने की कंडीशन की स्ट्रेस में, किसी स्ट्रेस में आपकी सेल का होम्योस्टैसिस बिगड़ जाता है और उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोल रहे हैं। अब उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन में बदलाव आ रहा है। दो तरीके का मैंने बताया था, एक रिवर्सिबल यानी कि वो बदलाव थोड़े समय के लिए हुआ या स्टिमुलाई जो है वो थोड़े समय के लिए आया था, उसका एक्सटेंट कम था, तो वो वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रकार की सेल इंजरी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जब ये स्टिमुलाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा समय के लिए आ रहा है और ऐसे चेंजेस आ जाते हैं सेल में या उसकी होम्योस्टैसिस में कि उसको दोबारा से नॉर्मल चेंज में नहीं किया जा सकता, अल्टीमेटली वो नेक्रोसिस या सेल डेथ की तरफ बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो सेल स्ट्रक्चर में किस प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सिंपल हमने कहा था कि जब भी कोई इंजीरियस स्टिमुलाई जो हमारे सेल के ऊपर आएगा, अटैक करेगा, तो सेल इंजरी होगी और कई सारे बायोकेमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इन बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से जो आपका स्ट्रक्चर है सेल का, उसमें कुछ बदलाव आएंगे और उन्हीं बदलाव को हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के रूप में जानते हैं। अगर हम सिंपल जो सेल इंजरी में जितने भी फॉर्म्स हैं, जो सेल इंजरी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, उनको अगर उसको एक नाम देने की कोशिश करें, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म को, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे रिवर्सिबल सेल इंजरी को हम लोग सिंपली रेट्रोग्रेसिव चेंजेस के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसे चेंजेस जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वाटर का एक्युमुलेशन हो जाना, कुछ ग्लॉसी फिनिशिंग का दिखना, कुछ म्यूकस इत्यादि का इकट्ठा हो जाना, जिसे हम लोग पुराने ज़माने में डीजनरेशन के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट है हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसे सिंपल शब्दों में हम सेल डेथ बोलते हैं या नेक्रोसिस बोलते हैं, जो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला सेल इंजरी का एक और पार्ट है जिसे हम प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं। ये भी सेल डेथ का ही पार्ट है, लेकिन उन सेल्स के साथ होता है जिनकी आपके शरीर को ज़रूरत नहीं रह जाती, जिसे हम लोग जीन लेवल पर जिसको डेथ होती है उसे हम कहते हैं एपोस्टोसिस। और नेक्स्ट है हमारा ड्रैग्ड सेल मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर ड्रैग्ड सेल मैकेनिज्म जिसके अंतर्गत आपका जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होने लगता है, यानी सेल के अंदर लिपिड, प्रोटीन या बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। या फिर नेक्रोसिस होने के बाद, यानी कि आपकी जो सेल है उसमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी कई आगे के लेवल तक भी कई बार वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और भी सीवियर कंडीशंस होती हैं, जैसे कि गैंग्रीन हो गया या फिर पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इत्यादि जो है हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि जब भी आपके सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है तो कौन कौन से चेंजेस हमें उसके स्ट्रक्चर में या कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अब ये बदलाव हम एग्जैक्टली देखेंगे कहाँ। मेनली जो बदलाव मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर का देखते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो माइक्रोस्कोपिकली, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से आप सेल, टिश्यू या ऑर्गन के किसी पार्ट का आपने कल्चर तैयार किया और उसको
आप उस सेक्शन को माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में और उस टाइम पे जबकि डिसीज आ चुकी है या कंडीशन बदल चुकी है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, कई बार मैक्रोस्कोपिकली भी हो सकता है, यानी हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे हमारे सेल पे मान लीजिए स्किन के सेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है और कई सारे सेल्स में हो रहा है, यानी टिश्यू में या एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर ढेर सारा वहाँ पर वाटर का डिपोजिशन हो रहा है, तो जो हमारा हैंड होगा उसके ऊपर भी हमको स्वेलिंग दिखेगी, यानी कि और जब आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी तो वो स्वेलिंग अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिकली भी हो सकता है और मैक्रोस्कोपिकली भी हो जाता है, यानी खुली आंखों से भी हम देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से हम जरूर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हमको उस डिसीज को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जनरली रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर 4 तरीके के चेंजेस हमें जनरली देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा हाइड्रोपिक चेंजेस, यानी कि वाटर का डिपोजिशन हो जाना, जिसकी वजह से आपकी सेल जो है वो सेल कर जाती है। दूसरा हमारा हेलाइन चेंजेस। हेलाइन का मतलब होता है कि जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन होगी, कोई भी इंजरी वगैरह होती है, तो सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर हमें ग्लॉसी फिनिश वाले या फिर चमकदार या वैक्स जैसे डिपोजिशंस, छोटे छोटे पार्टिकल्स इत्यादि या उसका एक सेक्शन इत्यादि हमें देखने को मिलने लगता है। नेक्स्ट हमारा म्यूकाइड चेंज। म्यूकाइड चेंज का मतलब है सिंपल म्यूकस का डिपोजिशन होना। कुछ सेल्स जो होती हैं वो किसी भी कंडीशन में या किसी बैक्टीरिया इत्यादि के या इन्फेक्शियस डिसीजेस की कंडीशन में कुछ म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ जो है वो सिक्रीट करती हैं, और ये अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं, और कुछ समय पर कुछ फैटी चीज़ें, कुछ लिपिड्स इत्यादि जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं अपने एडाप्टेशन के कंडीशंस की वजह से या फिर सेल इंजरी की वजह से, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी को आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोपिक चेंजेस। नाम से ही पता रहा है हाइड्रोपिक मतलब वाटर से रिलेटेड चेंजेस है, और ये सिंपली शब्दों में कहा जाए, एकदम सिंपल तो कहा जाएगा कि सेल का स्वेलिंग हो रहा है। सिंपल हाइड्रोपिक चेंजेस का मतलब है कि आपके सेल के अंदर वाटर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, और जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे वाटर की मात्रा बढ़ती जा रही है सेल के, और जो सेल है वो आपकी फूल जाएगी, वो स्वेल कर जाएगी। सिंपल, ये हमारी नॉर्मल सेल थी मान लीजिए, इसमें वाटर ढेर सारा अंदर आ गया और ये भर गया, और इसके भरने की वजह से जो ये फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, यही को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपिक चेंजेस बोलते हैं। स्वेलिंग जो होती है वो किसी भी तरीके की इंजरी अगर सेल पे है तो सबसे पहला चेंज जो आपको माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली दोनों तरीके से देखने को मिलेगा वो सेल स्वेलिंग का ही देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल भी दिया, यहाँ पर जो आपकी सेल है उसकी साइज बढ़ जाती है, उसमें प्रेशर आपको ज़्यादा दिखाई देगा, उस जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसका वेट बढ़ जाएगा, ऐसे कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने को भी मिलता है। तो ये होता क्यों है, हमको ये जानना है कि ये क्यों हो रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखी थी, तो उसमें मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है तो आपका जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी वजह से कंडीशन क्या हो रही है कि सेल के पास या तो ऑक्सीजन कम हो जा रहा है या तो ब्लड सप्लाई कम हो रही है। उस कंडीशन में क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता, जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है वो कम होती है, और सिंपली एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एटीपी का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो जो सेल की हमारी सरफेस है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को लगातार बनाए रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हमें देखने को मिलता है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है। अगर एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो ये सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इंट्रासेलुलर मतलब ये किस प्रकार से एक तो काम करता है कि जो आपके सेल के अंदर का सोडियम है वो बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर लाता है, और इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन का भी ट्रांसफर होता है। अब इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो सेल के बाहर और सेल के अंदर जो आयंस की कंडीशन है या उनकी जो मात्रा है वो मेंटेन रहती है और होम्योस्टेसिस आपकी मेंटेन चलती है। लेकिन जब ये एटीपी कम हुआ तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगेंगे और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, यानी सेल के अंदर जो आयनिक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में वाटर, हम सभी को मालूम है कि वो डिफ्यूज़ कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वाटर सेल के अंदर डिफ्यूज़ करने लगेगा ताकि वो आइसोऑस्मोटिक कंडीशन, यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ
जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बनाए, और ये करने के चक्कर में सेल के अंदर ढेर सारी मात्रा में वाटर अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब रहेगा। उसको मेंटेन करने के लिए वाटर अंदर आएगा, तो अंडर वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, और सेल का जो आंतरिक प्रेशर है वो वाटर के ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपने पिछली बार भी पढ़ी थी, ठीक है, और यही प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको बताई जा रही है, और यही आपको होते हुए दिखेगी। आपके सिलेबस में एक टॉपिक इसके आगे है भी, क्या नाम है, सेलुलर स्वेलिंग का, वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ लिखनी है, कुछ अलग नहीं लिखना। तो अभी हमने क्या कहा कि जब भी आपका एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फेल्योर कर जाता है, क्योंकि एटीपी की मात्रा कम हो जा रही है, तो इसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम आयन का सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपोजिशन या एक्युमुलेशन या उनका इकट्ठा होना हो जाता है। सिंपली सेल से सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है, और कैल्शियम भी बाहर जाता है, जिसकी वजह से जब भी इनकी जैसी जरूरत पड़ती है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है और आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है जबकि आपका एटीपी की मात्रा कम हो जाए। नाउ अब जो है इसको, क्योंकि ये रुक गया है, तो सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए वाटर जो है वो अंदर डिफ्यूज़ होता है और यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्यों आ रहा है ये डिपॉजिट, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा कि सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ जो है जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, आयनिक बैलेंस लगातार बना रहे, और इस चक्कर में आपका सेल के अंदर पानी आ जाएगा और फिर वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो सेलुलर स्वेलिंग होती है वो तब तक रहेगी जनरली जब तक कि इंजीरियस स्टिमुलाई जो है वो है, यानी कि आपका एटीपी का प्रोडक्शन जब तक कम है तब तक स्वेलिंग आपको देखेगी, और एटीपी का प्रोडक्शन मान लीजिए वापस से सही हो गया, सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया, ऑक्सीजन वापस से आ गया, तो स्ट्रेस खत्म हुआ, और स्ट्रेस के खत्म होने के बाद ये वापस से अपना काम करने लगेगा, क्योंकि हमारा जो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप वो अभी अपना बेहतर काम करने लगेगा, और स्वेलिंग जो है अपने आप क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी कंडीशंस को देखते हैं जब रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही होगी, तो कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेल है उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहला बदलाव हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। जब आप सिंपली जो सेल है जिसको इंजरी हुई है उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब ये सब चेंजेस आपको दिखेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बबलिंग आपको देखने को मिलेगी, छोटे छोटे बबल्स देखने को लगेंगे किनारे में, और जो माइक्रोविलाई है उसका लॉस होने लगेगा। माइक्रोविलाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटी छोटी फिंगर लाइक जो क्या नाम है प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं उन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं, ये खोना शुरू हो जाएंगी, यानी इनकी मात्रा आपको कम दिखाई देगी। साथ ही साथ वो बर्न होने लगेंगी, उसका जो कुंद हो जाएंगी, मतलब धारदार वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। माइटोकांड्रिया के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो स्वेल कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी वाटर और आयंस का डिपोजिशन हो रहा है, और वहाँ पर भी आपको जो है सिंपल छोटे छोटे जो है एमॉर्फस जो है डेंसिटी के रूप में जो है प्रोजेक्शंस देखना शुरू हो जाएंगे। और भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके जो सेल है उसके अंदर माइलिन फिगर्स नाम की चीज़ों का एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा। ये कुछ नहीं होते, ये सिंपली जो है साइटोसोल के अंदर फॉस्फोलिपिड से बने हुए छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स हैं जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन्स के टूटने से बन रहे हैं, और ये सिंपली स्टॉक्स होते हैं लैमिनेटेड रूप से फिगर्स, यानी कि कुछ छोटे छोटे चमकदार फिगर्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंजर्ड साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं, जिन्हें हम लोग माइलिन फिगर्स के नाम से जानते हैं। ये चेंजेस आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। साथ ही साथ जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप इस कंडीशन में, यानी कि सेल इंजरी हो रही है उस कंडीशन में जब आप देखोगे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका डायलेशन आपको दिखेगा, और साथ ही साथ उसके द्वारा जुड़े हुए पॉलीसोम्स या राइबोसोम्स जो हैं वो डिटैच होते हुए दिखेंगे, यानी अलग होते हुए हमें दिखेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में पॉलीसोम्स राइबोसोम्स इत्यादि चिपक के रहते हैं, लेकिन जब स्वेलिंग इत्यादि हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, उसको छोड़ देगा, वो आपको दिखेगा। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स टाइप के ग्रैनुलर या फिर ग्रेन्स के रूप में, छोटे छोटे गोले के रूप में या फिर फाइबर के रूप में एलिमेंट्स आपको टूटे टूटे छोटे छोटे पार्ट जो है वो देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपको चेंजेस या डिजेनरेशन हो रहा है। ये सारे चेंजेस हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलते हैं जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और स्वेल सेलिंग जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो दूसरा चेंज हमें देखने को मिलता है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, वो होता है हेलाइन चेंज। हेलाइन चेंज को सिंपल, हेलाइन शब्द का मतलब होता है ग्लॉसी,
चमकदार या वैक्स लाइक चीज़ देखने को मिल सकती है। हेलाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये एक हिस्टोलॉजिकल टर्म है, यानी कि जब हम लोग टिश्यू को पढ़ रहे होते हैं, टिश्यू को सिंपली माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे होते हैं, तो कुछ एक डिस्टिंक्ट एरिया दिखाई देता है, एक अलग एरिया दिखाई देता है बाकी पूरे एरिया से, जो कि चमकदार होता है, ग्लासी होता है या वैक्स लाइक होता है। ये बता रहा होता है कि आपके सेल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और इसी को बताने के लिए, इस प्रकार के चेंज को बताने के लिए हाइलाइजेशन या हेलाइन चेंज नाम का शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है। सिंपली ये एक होमोजिनस, एक जैसे दिखने वाले एसेंशियोफिल्स जो सेल्स होती हैं, जैसे कि कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स भरे होते हैं, ठीक वैसा ही आपको दिखने का, खास करके प्रोटेनियस मटेरियल से बना हुआ, प्रोटीन भरा हुआ, और हिमेटोलॉक्सिन और इरोसिन स्टेन्ड सेक्शंस के अंतर्गत। ये दोनों केमिकल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं स्टेन करने के लिए। हम सभी को मालूम है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हम सिंपल एक सेक्शन काटा हमने, और उस सेक्शन को हम कुछ कलरिंग एजेंट्स, जैसे कि ये दोनों आपके सामने, इनसे उसको स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, ताकि हम उस सेक्शन को आसान तरीके से देख सकें हमने माइक्रोस्कोप के अंदर। तो देखने के में ये मदद करते हैं। खास करके किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को ये रेफर नहीं करता है, सिंपल चेंज को रिप्लेस करता है, जो कि ग्लासी फिनिश में हमको देखने को मिलेगा। नाउ जो हेलाइन चेंज होते हैं वो हेट्रोजीनियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स जबकि एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है, कई सारी चीज़ें या कई सारे कॉजेज जो हैं वहाँ पे मिल करके अपना एक्शन शो कर रहे हैं, उसे हम लोग हेट्रोजीनियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस बोलते हैं। ये इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर भी मिल सकता है, और कई बार सेल के बाहर भी कंडीशंस, हेट्रोजीनियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हमें हेलाइन चेंज या फिर ग्लॉसी या वैक्सी चेंज जो है वो देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं इंट्रासेलुलर हेलाइन का, जो कि एपिथेलियल सेल्स के अंदर जनरली हमें देखने को मिलती है और मोस्ट कॉमन होती हैं। जनरली कोई अगर कंडीशन होगी तो एपिथेलियल सेल्स में आपको इंट्रासेलुलर हेलाइन जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे जब प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सिंपल, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का जो रीअब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एपिथेलियल सेल्स को अगर आप उसके सेक्शंस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको वैक्सी या फिर ग्लासी रूप से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ ग्लासी डिजनरेशन हमें देखने को मिलता है रेक्टस एब्डोमिनस में या रेक्टस एब्डोमिनस मसल में। ये क्या होती है? सिंपल हम कह सकते हैं कि एक पार्ट है जो कि रिब्स और प्यूबिक बोन्स के बीच में पाया जाता है और सिंपली पेल्विस के सामने होता है हमारे स्टमक में। खास करके जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सिक्स पैक्स बोलते हैं ना, जब कोई व्यक्ति, जो एरिया है जो कि आपका पेल्विस के सामने पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिक्स पैक, और वही इसी को क्या नाम है साइंटिफिक भाषा में रेक्टस एब्डोमिनस मसल बोलते हैं। इस मसल के अंदर जब भी टाइफाइड फीवर है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे केसेस में आपको हेलाइन या वैक्सी पार्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसी कंडीशन को हम लोग जैंकर्स डिजनरेशन के नाम से भी बोलते हैं, जो कि एक सीवियर ग्लासी वैक्सी हेलाइन डिजनरेशन के रूप में हमें देखने को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। नेक्स्ट, अब कुछ ले लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर हेलाइन को। तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर आपको कई बार हेलाइजेशन देखने को मिलता है। चमकदार ग्लॉसी फिनिश वाले कुछ पार्टिकल्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपॉजिट होते हुए दिखती हैं। सिंपल यही मतलब होता है। जैसे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे हेलाइन डिजनरेशन हमें देखने को मिलता है लाइबोमास ऑफ यूटेरस में। यूटेरस के अंदर जो है, जो स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पर बेनाइन स्मूथ मसल्स में ट्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं, खास करके उन लेडीज़ में जिनमें प्री मीनोपॉज होने वाला है, यानी कि करीब 40-42 साल की उम्र की लेडीज़ में आपको ये देखने को मिल सकता है। ये कंडीशन हो सकती है और वहाँ पे हमें हेलाइन चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रोकोलेजनस टिश्यूज़ के अंदर ऐसे टिश्यूज़ जो कि फाइबर और कोलेजन फाइबर दोनों से मिलकर के बने, कोलेजन से भी और फाइबर से भी मिलकर के बने हुए हैं, वहाँ पर पुराने स्कार्स, क्योंकि वो ड्यू टू द डेवलपमेंट जब हो रहा था तो ऐसे चेंजेस आते हैं, तो कुछ पुराने आपको स्कार्स या दाग धब्बे देखने को मिल सकते हैं जो कि ग्लॉसी फिनिश के होते हैं या फिर चमकदार होते हैं या फिर क्या नाम है वैक्स के रूप में हमको देखने को मिल सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक्स्ट्रा सेलुलर हेलाइन चेंज का, जिसको हम लोग रीनल वेसल्स में देख सकते हैं। ऐसे पेशेंट में जिन पे हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ मेटेलस हो, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज हैं उसमें डिपोजिशन होने लगता है चमकदार ग्लॉसी चीज़ों का, खास करके जैसे हम लोग सिंपल शब्दों में कहें लिपिड्स इत्यादि जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं
और वो आप सिंपली, हम सभी जानते हैं कि उन्हीं की वजह से हाइपरटेंशन जो है वो कॉज होती है। तो इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगला हमारे जो तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिलता है मॉर्फोलॉजी में, वो है म्यूकाइड चेंज। म्यूकस सिंपली जो है, म्यूकाइड को हम म्यूकस से को रिलेट कर सकते हैं। म्यूकस हम सभी को मालूम है कि चिपचिपा सा, सिपली सा कुछ सिक्रीशंस होता है जो कि सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द म्यूकस ग्लैंड। सेल के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, वहां से म्यूकस जो है वो सिक्रीट किया जाता है। म्यूकस को म्यूसिन भी बोलते हैं, जो कि एक जो है ग्लाइकोसाइडेड प्रोटीन के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट म्यूसिन होता है म्यूकस में, और ये एपिथेलियल सेल्स के द्वारा जनरली प्रोड्यूस की जाती है। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वहाँ से जनरली ये प्रोड्यूस की जाती है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर भी ये म्यूसिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये होता क्या है, कई बार देखिए नॉर्मल कंडीशंस में आप जैसे अपनी नोज़ या एयर पैसेज का एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन लगातार होता रहता है। जैसे कुछ आपको डस्ट के एरिया में है या इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, या किसी पॉलन गिर इत्यादि से आपको एलर्जी है, तो जब वो आपके नोजल पेसेस में पहुंचता है, सांस जब आप ले रहे हैं उसके थ्रू, तो म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है आपको कि वो जो म्यूकस है वो चिपचिपा है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल है या बैक्टीरिया इत्यादि है वो उसमें चिपक जाएगा, और एक तरीके से आपको जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है आपके बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेगा, लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक वैसे ही ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब भी कोई क्या नाम है स्टिमुलाई आ रहा है, खास करके इन्फेक्शियस एजेंट्स के रूप में बैक्टीरिया इत्यादि, फंगस या वायरस के प्रेजेंस में, तो वो म्यूकस का सिक्रीशन करना शुरू कर देती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हो या फिर एपिथेलियल सेल्स हो। ये म्यूकाइड चेंज हमको हर जगह दिखेगा जहां पर भी इन्फेक्शियस एजेंट का अटैक हो रहा है या इस तरीके किसी एजेंट्स का अटैक हो रहा हो, तो आपके जो टिश्यू स्ट्रक्चर है उसमें सिंपली जो है वो देखने को मिल सकता है आपको, और ये जो है सेल्स के अंदर वाइडली स्प्रेडेड फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो हमें चिपचिपा म्यूकस जो है वो देखने को मिल सकता है। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, जब भी एपिथेलियल म्यूसिन जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे कि कैटेरेथल इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है, जो नेसल पेसेस में जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, उसमें इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। ये सीवियर कंडीशन है जिसकी वजह से सूजन हो जाती है नाक के अंदर या जो एयर पैसेज है उसमें, और वहाँ से जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है उसमें ढेर सारा जो है म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है, खास करके जब रिस्पायरेटरी ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल में या यूटेरस इत्यादि में इन्फेक्शन होता है। कई बार जो है वो ओरल कैविटी और ग्लाल ब्लैडर में भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, क्योंकि वहाँ पर वो म्यूकस बहुत ज़्यादा का सिक्रीशन हो रहा है ड्यू टू द इन्फेक्शन इन ग्लाल ब्लैडर और ओरल कैविटी। कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस जो पैंक्रियाज में होता है, ये भी एक सीरियस कंडीशन है जहाँ पर जो क्या नाम है सिस्ट बन रहे हैं, या फिर जो आपकी जो पैंक्रियाज की एपिथेलियल लाइनिंग्स है वहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन ढेर सारी मात्रा में हो रहा है। अपने आप को बचाने के लिए वो कर रहे होते हैं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है और रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो हो रही है। नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में म्यूसिन्स में डिस्टर्बेंस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। म्यूकाइड या फिर मॉक्साइड भी हम बोल सकते हैं, मॉक्साइड चेंज बोल सकते हैं, जो कि कुछ ट्यूमर्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैक्सोमाज में। मैक्सोमाज जो होता है वो सिंपल शब्दों में कहें तो प्राइमरी जो हार्ट की जो मसल्स हैं वहाँ पे ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा उस केसेस में। न्यूरोफाइब्रोमाज में भी आपको देखने को मिलता है, जो पेरिफेरल नर्वस सीट होती है वहाँ पे अगर ट्यूमर हो जाए तो उस केस में म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है। फाइब्रोएडेमा में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉन कैंसरस ब्रेस्ट के ट्यूमर्स हैं, जो फीमेल्स में जनरली यंग लेडीज़ में देखने को मिल जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास एटीसी में आपको म्यूकस का सिक्रीशन देखने को मिलेगा, और ये अल्ट्रासाउंड इत्यादि जब कराते हैं तो भी हम देखते हैं ना चेंजेस, वो आप जो पिक्चर्स दिखती है वहाँ पर वो डॉक्टर्स जो है वो आपको बताते हैं कि म्यूकस का जो है डिपोजिशन हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ जो है चेंजेस आ रहे हैं, और फिर ये सब जो है उसकी कंडीशन को बताने के काम में आता है। मैक्सोमेटस चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जो कि खास करके कार्डियल मसल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर कई बार कुछ मतलब अब जो है क्या बोलते हैं बाद का अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि जो जनरेट हो रहा है मैक्सोएडिमा इत्यादि के केसेस में, जो कि सेल की स्वेलिंग हम बोल सकते हैं या टिश्यू की स्वेलिंग बोल सकते हैं, खास करके थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें म्यूकस का जो है सिक्रीशन दिखता है। या फिर म्यूक्साइड चेंज जो है हमें वो साइनोमियम गैंग्लियन में भी देखने को मिलते हैं, रिस्ट इत्यादि के केसेस में, अगर वहाँ पर कोई भी क्या नाम है रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं।
लास्ट पार्ट जो है जो कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमें देखने को मिलता है वो रहता है फैटी चेंजेस। इसे हम लोग हिस्टियोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिकल टर्म है हिस्टियोसिस, जिसे हम फैटी चेंज बोल रहे हैं। फैटी चेंज सिंपल शब्दों में कहिएगा तो छोटे छोटे पार्ट या कई बार थोड़े से बड़े लिपिड वैक्यूल्स या लिपिड के जो छोटे छोटे गोले हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इन चेंजेस को हम लोग खास करके जब हाइपॉक्सिक इंजरी होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से जो इंजरी सेल के अंदर हो रही है, वहाँ पर जनरली देखने को मिलता है, या फिर कुछ टॉक्सिन्स के थ्रू जब सेल इंजरी होती है तो वहाँ पर भी ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे सेल के अंदर। जो फैटी चेंजेस हैं वो जनरली लीवर इत्यादि में बहुत कॉमन होते हैं। हम सभी कहते हैं लीवर फैटी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो जाए या आपके कुछ इंजरी हो जाए, तो ऐसे केसेस में लीवर सेल्स में हमें फैट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से दिखता है, क्योंकि हमें मालूम है कि लीवर में ही जाकर के फैट का जो है डिपोजिशन पहले होता है। तो वहाँ की जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे फैटी चेंज आपको देखने को मिलता है। कई बार नॉन फैटी जो टिश्यूज़ हैं जैसे कि हार्ट है, स्केलेटल मसल है, किडनी है, वहाँ पर भी हमें फैटी चेंज देखने को मिल जाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं फैटी लीवर के केसेस में या इस तरीके के फैटी चेंजेस में, वो जैसे कि हम कह सकते हो लीवर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपका जो लीवर होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और येलो कलर का ज़्यादा होना शुरू कर जाता है, और जैसे पीलिया इत्यादि के केसेस में भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स हैं जो कि माइक्रोवेसिकल्स हैं या फिर मैक्रो, छोटे वाले हैं या बड़े वाले हैं, जो कि फैट से फिल्ड होते हैं, वो हिपेटोसाइट सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे तो नहीं, माइक्रोस्कोपिकल या टिश्यू निकाल करके चेक कर रहे हैं या फिर क्या नाम है उसका अल्ट्रासाउंड इत्यादि कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें देखने को वैक्यूल्स के रूप में, फैटी वैक्यूल्स के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, यानी ऐसी सेल इंजरी जो कि ठीक हो सकती है कुछ समय के बाद। तो ये चेंजेस खास करके जैसे मैंने कहा, वाटर का डिपोजिशन होना, म्यूकस का डिपोजिशन होना, फैट्स या लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाना, या फिर आपको कई बार ग्लॉसी फिनिश वाले कुछ पार्टिकल्स दिखना, या कुछ एरिया जो है, एक डिस्टिंक्ट एरिया जो है टिश्यू के अंदर आपको दिखने लगता है। और ये चेंजेस बताते हैं कि आपको जो सेल्स हैं उसमें इंजरी हो रही है, और उसी को हम लोगों को आज इस टॉपिक के अंदर देखना था। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, और अगर आपकी कोई प्रश्न कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है और उसमें कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। वो कल ही लेके आएंगे क्योंकि वो भी तैयार है, बस खाली वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, ये खुद ही लंबा हो रहा है तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए उसको मैंने सेकंड पार्ट में रखा है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।